बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। अंबर नाग मारिया सीरीज़ की आने वाली एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 92, पहला हिस्सा, खाना बदोश जादूगरनी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप पिछली किस्त में सुन चुके हैं कि अंबर नाग और मारिया अपनी उड़न तश्ती में बैठकर रोम के शहर पोम्पाई आए थे। उन्होंने शहरियों को खबरदार किया था कि शहर लावे से तबाह होने वाला है, भाग जाओ। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। शहर के बादशाह को यकीन आ गया। वो बादशाह को लेकर एक जजीरे के पहाड़ पर आ गए। आतिशफशां ठीक वक्त पर फट पड़ा और सारा शहर बर्बाद हो गया। यहाँ से अंबर नाग और मारिया अपनी उड़न तश्तरी में सवार होकर आगे रवाना हुए। एक जजीरे के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने सोचा कि कुछ रोज़ यहाँ पर क़याम किया जाए। बस वो जजीरे पर उतर आए। यहाँ उनकी मुलाकात एक सफ़ेद लड़की से हुई जिसको आदमखोर वैश्यों ने कैद में डाल रखा था और उसे अग्नि देवता पर कुर्बान करने की तैयारियां हो रही थीं। उसके बाद क्या हुआ, अब आगे सुनिए। सफ़ेद लड़की। पोम्पाई शहर तबाह हो गया। सारा शहर गर्म देखते हुए लावे में इस तरह से डूब गया जिस तरह प्याला पानी से भर जाता है। खुदा को यही मंजूर था। तारीख में ऐसे ही लिखा है। अंबर नाग और मारिया का लोगों को खबरदार करना भी उन्हें नहीं बचा सका। सिर्फ बादशाह और उसके ख़ानदान के लोग बच गए। ये सब के सब अंबर के कहने पर उसकी उड़न तश्तरी में समंदर के अंदर पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। कुदरत ने उन्हें बचा लिया। बादशाह और उसकी मलका शहर की तबाही पर बहुत ज़्यादा उदास थे। अंबर ने कहा, ये तबाही इस शहर के मुकद्दर में लिखी गई थी, शायद इसलिए कि लोग गुनाह की दलदल में डूब चुके थे। खुदा ने इस शहर को उलट कर रख दिया। अब इस तबाही पर अफसोस करना बेकार है। नाग ने कहा, ऐ बादशाह, अब आप दूसरी वादी में एक नया शहर आबाद कर लें और लोगों को नेक और पाक ज़िंदगी बसर करने की हिदायत करें। गुनाह की ज़िंदगी का अंजाम आपने देख लिया है। बादशाह बोला, मैं सबसे पहले तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी और मेरे ख़ानदान की तुम्हारी वजह से जान बच गई। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से मेरे नए शहर में लोग नेकी की ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं अपने मुल्क में कोई गुनाह नहीं होने दूंगा और एक खुदा की इबादत करूँगा। अंबर ने कहा, ऐ बादशाह, तुम्हें अब भी खुदावंदे करीम का ही शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की जान बचाई। तुम्हारे अंदर नेकी बाकी थी जो कि तुम्हारे काम आई। बादशाह ने वादी के दूसरी जानब एक नया शहर आबाद करने का हुक्म दिया। बचे खुचे लोग नए मकान बनाने लगे। अंबर नाग और मारिया ने बादशाह से इजाज़त ली और उड़न तश्तरी में सवार होकर उड़ गए। उड़न तश्तरी ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर उड़ रही थी। कुछ दिनों के बाद एक रोज़ आसमान पर धूप खूब चमक रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। अंबर ने नाग से कहा, कंप्यूटर पर मालूम करो कि हम किस जगह पर मौजूद हैं। नाग ने कंप्यूटर चला दिया। थोड़ी देर बाद ही कार्ड कंप्यूटर से बाहर आ गया। उसे पढ़कर नाग ने कहा, हम इस वक्त एक ऐसे समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं जो दो बड़े आज़मों के दरमियान वाक़ है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है हम बहरुल काहिल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अंबर ने पूछा, ये ज़माना कौन सा है? नाग ने पढ़कर कहा, कंप्यूटर ये जाहिर कर रहा है कि ये ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 साल पहले का है। मारिया ने ताज्जुब से कहा, कैसी अजीब बात है कि हमारा कंप्यूटर हमें ठीक ठीक ज़माना बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिए ज़मीन को 200 बरस तक इंतज़ार करना होगा। अंबर बोला, हाँ मारिया, बड़ी अजीब बात है। इतने में नाग ने शीशे के गोल सुराख में से नीचे झांक कर देखा। उसने खुश होकर कहा, देखो अंबर, किस कदर खूबसूरत जजीरा नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि बादलों में घिरा हुआ कोई जमुर्द समंदर के बीच में रखा है। मारिया और अंबर ने भी शीशे की खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। वाकई एक बेहद खूबसूरत, काफ़ी लंबा चौड़ा जजीरा था जो सुरमई बादलों में लिपटा हुआ था, मगर उसके हरे भरे दरख्त और जंगल फिर भी साफ बादलों के बीच में से नज़र आ रहे थे। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है क्यों ना इस हसीन जजीरे में कुछ रोज़ सैरो तफरी की जाए। अच्छा ख्याल है, नाग ने मुस्कुराकर कहा। अंबर ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी, और वो एक बटन दबाकर उड़न तश्तरी को दूर समंदर की तरफ ले गया। तश्तरी ने बादलों के अंदर ही एक चक्कर लगाया और बड़े सुकून के साथ आवाज़ पैदा किए बगैर ही जजीरे के जनूब में एक जगह उतर गई जहाँ इर्द गिर्द ऊंचे नीचे घने दरख्त थे। स्याह बुलंद चट्टानें खड़ी थीं जिन पर सब्ज़ बेलें चढ़ी थीं और पत्थरों पर सब्ज़ काई जमी हुई थी। अंबर, मारिया और नाग उड़न तश्तरी से बाहर आ गए। हवा ठंडी और साफ़ सुथरी थी। बड़ी अच्छी फ़िज़ा है यहाँ की, अंबर ने कहा। नाग और मारिया गहरे गहरे सांस ले रहे थे। हवा में दरख्तों के पत्तों और जंगली फूलों की महकी महकी खुशबू रची बसी हुई थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे
और कभी कभी हल्की हल्की बिजली चमक जाती थी। जंगल में सैर करते करते वो कुछ दूर तक निकल गए। मेरा ख्याल है बारिश होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। नाग के इस ख्याल पर अंबर ने दरख्तों की तरफ देखकर कहा, जाने से पहले ये जर्द के लिए अपने साथ ले जाने चाहिए। देर बाद अफ्रीका के जर्द के लिए नजर आए हैं। दरख्तों पर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्होंने चंद एक गुच्छे तोड़कर साथ रख लिए और वापस उड़न तश्तरी में आ गए। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश देर तक होती रही। अंबर ने घड़ी देखी, उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। उन्होंने काफ़ी बनाकर पी और जर्द केले खाए। फिर बारिश रुक गई। अंबर और नाग आराम करने लेट गए। मारिया ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ज़रा जंगल की सैर करने जा रही हूँ। नाग ने कहा, ज़रूर जाओ, मगर ज़रा होशियार रहना। नया नया जजीरा है, कुछ मालूम नहीं कि यहाँ कोई आदमखोर कबीला आबाद हो। मारिया मुस्कुराई, फिक्र ना करो नाग भैया, मैं भी आदमखोरों की माँ हूँ। अंबर और नाग खिलखिलाकर हंस पड़े और मारिया उड़न तश्तरी से बाहर आ गई। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बारिश में उसे बचा सकते थे। पाँव में घुटनों तक चमड़े के बूट थे ताकि वो सांप वगैरह के काटने से बच सके। जेब में एक छोटा सा जर्मन रिवॉल्वर था जिसके मैगजीन में 12 गोलियां भरी हुई थीं। मारिया जब जंगल में काफ़ी आगे निकल आई तो उसने जेब में हाथ डाला और महसूस किया कि वो जेबी साइज का ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं लाई। उस ट्रांसमीटर से वो उड़न तश्तरी में अंबर और नाग से बातें कर सकती थी। इत्तेफाक से ये ट्रांसमीटर उसके दूसरे कोट में पड़ा रह गया था। मुझे ट्रांसमीटर की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मारिया ने सोचा और जंगल में आगे बढ़ती गई। बारिश के बाद जंगल का सब्ज़ा और हरे भरे दरख्त धुल गए थे। बड़े घने दरख्त थे। कई दरख्तों के पत्ते बड़े चौड़े और गहरे नीले थे। झाड़ियों में जगह जगह सुर्ख रंग के जंगली फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। एक लंगूर ने मारिया की मौजूदगी को महसूस करके ज़ोर से चीख मारी और शाख पर झूलकर दूसरी जानिब निकल गया। लंगूर मारिया को देख तो नहीं सकता था, मगर उसकी छठी हिस्स ने उसे एक इंसान की मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। मारिया उस लंगूर की परेशानी को देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ पर एक जंगली तोता गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगा। उसने हंसी की आवाज़ साफ साफ सुनी थी, मगर उसे नीचे कोई इंसान दिखाई ना दिया। तोते ने इंसानी हंसी की नकल उतारी। मारिया ने एक हल्का सा कहका लगाया। वो तोते से खेल रही थी। तोते ने भी ऐसा ही कहका लगाया। मारिया ने कहा, हेलो। तोते ने कोई जवाब ना दिया। उसने झुककर नीचे देखा। उसकी गोल गोल आंखें फैल गईं। नीचे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये औरत की आवाज़ कहाँ से आई थी? तोते का हैवानी जहन ये मुअम्मा हल ना कर सका और वो उड़ गया। मारिया हंस पड़ी। तोते से मजाक करके वो बड़ा खुश हुई थी। अब मारिया जंगल में एक खुली जगह पर निकल आई थी। अचानक खटाक से एक तीर उसके करीब ही एक दरख्त के तने में आकर खुप गया। मारिया जल्दी से परे हटकर दरख्त की ऊंट में खड़ी हो गई। ऐसा लगता था कि किसी ने उसे देखकर निशाना बांधकर तीर चलाया था। तो क्या कोई उसे देख रहा था? मारिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अगर किसी ने उसे देख लिया है तो उसकी ज़िंदगी खतरे में है। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में थाम लिया, मगर उसे किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ उसके कहके की आवाज़ सुनकर जजीरे के वैशी ने आवाज़ की तरफ तीर चला दिया था। उन लोगों का निशाना इस कदर अच्छा था कि जहाँ थोड़ी देर पहले खड़े होकर मारिया ने तोते को तंग करते हुए कहका लगाया था, तीर ठीक उसी जगह आकर दरख्त से लगा था। यही वजह थी कि मारिया को शक हो गया था कि किसी ने उसे देख लिया है। वो धड़कते दिल के साथ दरख्त की ऊंट में से रिवॉल्वर लिए खड़ी थी और आने वाले का इंतज़ार कर रही थी। इतने में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। 2 आदमी जंगली ज़ुबान में आपस में बातें करते रहे और आगे बढ़ रहे थे। आवाज़ें करीब आ रही थीं। मारिया में भी ये ताकत थी कि वो दुनिया की हर ज़ुबान समझ लेती थी। उसके बाद मारिया ने देखा कि 2 वैशी जिन्होंने एक मोटा सा कपड़ा कमर के गिर्द लपेट रखा था, हाथों में तीर कमान पकड़े झाड़ियों में से बाहर निकले। उनके सरों पर इस कदर घने बाल थे कि लगता था झाड़ियाँ उगी हुई हैं। उनके नक्श ज़रा चिपटे थे और रंग ज़्यादा काले नहीं थे। दोनों वैशी फूंक फूंक कर कदम रखते झाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। वो इस जगह आकर रुक गए जहाँ दरख्त के तने में उनका तीर खुबा हुआ था। दोनों वैशी आंखें सुकेड़ कर बड़े गौर से इर्द गिर्द देख रहे थे। आवाज़ यहाँ से आई थी ना? हाँ, ठीक इसी जगह से आई थी। औरत की आवाज़ थी। हाँ, औरत ही की आवाज़ थी। मगर अब वो कहाँ है? भागकर कहीं नहीं जा सकती। इसी जंगल में कहीं छुपी होगी। हम उसे तलाश करके रहेंगे। मगर ये कौन औरत है? जो भी है, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे और सरदार के पास ले जाएंगे। सरदार हमें इनाम देगा। कोई खबर नहीं कि देवी के आगे इसकी कुर्बानी पेश की जाए। चलो उसे तलाश करते हैं।
मारिया ने सोचा कि इस बात का फैसला कर ही लेना चाहिए कि ये लोग उसे देख सकते हैं कि नहीं। बस वो रिवॉल्वर थामकर अचानक दोनों के सामने आ गई। दोनों वैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मारिया ने हाथ उनकी तरफ लहराया, मगर उनमें से कोई भी मारिया को नहीं देख रहा था। मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने पिस्तौल जेब में रख लिया और वैश्यों के पीछे पीछे चल दी। यूं ही वो मालूम करना चाहती थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं और असल में ये लोग कौन हैं। दोनों वैश्य एक खुली जगह जाकर घूम गए। यहाँ मारिया ने देखा कि दरख्तों के नीचे जगह जगह कितनी झोंपड़ियाँ बनी हैं और वैश्य लोग चल फिर रहे हैं। सब ने तीर कमान कंधों पर डाल रखे हैं। कहीं कहीं वैश्य लोग और वैश्य औरतें भी दिखाई दे रही थीं, जो झोंपड़ियों के आगे कामकाज कर रही थीं। उन लोगों में मारिया को कोई आदमखोरों वाली बात नजर न आई। साफ मालूम हो रहा था ये इस कबीले के सरदार की झोंपड़ी है, बल्कि महल है। मारिया का जी चाहा कि वो अंदर जाके उस झोंपड़ी को देखे। बाहर दो वैश्य पहरा दे रहे थे, मगर मारिया के लिए उनके बीच में से होकर गुजर जाना कोई मुश्किल बात ना थी। झोंपड़ी अंदर से एक छोटे से महल की तरह खूबसूरत और सजी हुई थी। फर्श पर शेर की खालें बिछी थीं। एक तख्त था जिस पर हिरन और शेर की खालें सजी हुई थीं। उस पर हाथी दांत की एक कुर्सी रखी थी, जिस पर लंबे बालों और लंबे कानों वाला स्याफाम कबीले का सिरदार बैठा था। उसके एक हाथ में मोर के पंखों का गुच्छा था, दूसरे हाथ में एक छुरा था जिसके दस्ते पर नीलम और जमरुद जुड़े हुए थे। सामने फर्श पर हाथ बांधे एक सफ़ेद दाढ़ी वाला वैश्य बूढ़ा खड़ा नजर आ रहा था। ये शायद कबीले का पुजारी था। वो दोनों आपस में कबीले की जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसे मारिया बड़ी आसानी से समझ रही थी। सरदार कह रहा था, मेरा फैसला अटल है, अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। पुजारी, सरदार आप मालिक हैं, बादशाह हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मगर मैं इस कबीले के आतिशफ़शां अग्नि देवता का पुजारी हूँ। मैं आपको इस राह पर नहीं जाने दूंगा जो कि तबाही की तरफ जाती है। सरदार मोर्चल हिलाकर, मैं तबाही की राह पर कैसे जा रहा हूँ? पुजारी कहने लगा, वो सफ़ेद लड़की जिससे आप शादी करने का फैसला कर चुके हैं, अग्नि देवता की कुर्बानी के लिए रखी गई है। सफ़ेद लड़की के जिक्र पर मारिया के कान खड़े हो गए। सरदार बोला, मैंने उसे पहले ही अपने लिए चुन लिया था, अग्नि देवता को मालूम है। पुजारी कहने लगा, सरदार आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा सदियों से रिवाज चला आता है कि हर साल पहले महीने के 15 दिनों में जो भी अजनबी इस जजीरे पर आता है वो अग्नि देवता की अमानत होती है। ये सफ़ेद लड़की इसी साल के शुरू महीने के पहले हफ्ते में जजीरे पर एक टूटी हुई कश्ती के पास बेहोश पाई गई थी। इसलिए दस्तूर के मुताबिक ये अग्नि देवता की अमानत है और इसे अग्नि देवता की भेंट चढ़ाया जाएगा। नहीं तो मुझे डर है कि इस जजीरे पर अग्नि देवता का गजब नाजिल होगा। सरदार कहने लगा, तुम झूठ बोलते हो। ये सफ़ेद लड़की पिछले साल के आखिरी हफ्ते में जजीरे पर पाई गई थी। इस एतबार से मुझे उसके साथ शादी रचाने का हक हासिल है। पुजारी सर झुकाकर कहने लगा, अगर आपकी यही जिद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सरदार गुस्से से कहने लगा, ये मेरी जिद नहीं, मेरा हक है। पुजारी सर झुकाकर बोला, जो हुक्म सरदार, आपका फैसला दुरुस्त है। सरदार अपना खंजर वाला हाथ हिलाकर कहने लगा, शादी की तैयारी की जाए। परसों चांद रात को हम सफ़ेद लड़की से शादी करेंगे। पुजारी सर झुकाकर कहने लगा, जी बहुत बेहतर सरदार। पुजारी बाहर निकल गया। सरदार भी कुर्सी पर से उठकर पर्दा उठाकर झोंपड़ी की दूसरी तरफ चला गया। मारिया भी उसके साथ ही साथ वाली झोंपड़ी में आ गई। वो मालूम करना चाहती थी कि सफ़ेद लड़की किस जगह पर कैद है। इस झोंपड़ी में एक औरत बैठी बांस के चौखट्टे में कपड़ा लगाए उस पर कुछ काट रही थी। सरदार को देखकर बोली, आखिर तुमने सफ़ेद लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया? सरदार बोला, मैं इस जजीरे का बादशाह हूँ, जो चाहे फैसला कर सकता हूँ। औरत बोली, अग्नि देवता तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसकी अमानत में खयानत कर रहे हो। सरदार बोला, मैं ऐसा नहीं कर रहा। औरत बोली, अग्नि देवता गजब में आ जाएगा, आतिशफ़शां फट पड़ेगा, जजीरे पर क़यामत आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरदार बोला, बकबक बंद करो, और सरदार बाहर निकल गया। खामोश औरत बैठी कढ़ाई करती रही। मारिया उसके करीबी एक मूढ़े पर बैठी ये सारी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि ये औरत सरदार की बीवी है और उसे गुवारा नहीं कि सरदार किसी दूसरी औरत से शादी करे। अब सवाल ये था कि वो सफ़ेद लड़की कौन है, इस जजीरे में क्यों कर आ गई है और अब किस जगह कैद है। मारिया ये बातें सोच ही रही थी कि उस औरत ने करीब ही लुढ़कती हुई एक रस्सी खींची। बाहर एक घंटी बजी। एक स्याफाम कनीज अंदर आ गई। क्या हुक्म है मलका साहिबा? औरत बोली, शाही जादूगर को बुलाओ। कनीज बोली, बेहतर मलका साहिबा। कनीज बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद एक काला भचंग स्याह सूखा सा जर्द आंखों वाला आदमी अंदर आया
उसके हाथ में खोपड़ी थी और गले में शायद इंसानी हड्डियों की माला थी। आते ही झुककर बोला, क्या हुक्म है मलका साहिबा? फिर अचानक फिजा में कुछ सूंघ कर बोला, इस फिजा से मुझे एक और औरत की बू आ रही है। मलका ने चौंक कर जादूगर की तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ मेरे सिवा तो कोई दूसरी औरत नहीं है। जादूगर ने चौड़े बदसूरत नथने सकेड़ कर कहा, मुझे एक औरत की बदबू आ रही है। फिर उसने खोपड़ी वाला हाथ आगे फैलाकर झोंपड़ी में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मारिया कुछ परेशान हो गई। वो झोंपड़ी के कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे डर था कि कहीं ये बदशक्ल जादूगर अपने जादू के जोर से उसे सचमुच देख ही ना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जादूगर में अभी इतनी ताकत ना थी कि वो गायब मारिया को देख सकता। खोपड़ी की मदद से उसने झोंपड़ी की हर चीज़ को टटोला, मगर मारिया को ना पाकर मलका की तरफ मुखातब होकर बोला, मैं उस अजनबी औरत को देख नहीं सका, मगर मुझे उसकी बू अभी तक आ रही है। ये तुम्हारा वहम है, मलका ने कहा। फिर मलका ने आहिस्ता से झुककर कहा, मैंने तुम्हें इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। तुम मेरे राजदार हो, तुम हमेशा मेरे लिए काम करते आए हो। जादूगर ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैंने आपका नमक खाया है मलका, मैं आपकी हर खिदमत बजा लाने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म कीजिए। मलका बोली, तुम तो जानते हो कि बादशाह सफ़ेद लड़की से शादी करना चाहता है। जादूगर बोला, जी मैं जानता हूँ। मलका बोली, बल्कि बादशाह फैसला कर चुका है और परसों शादी भी है। जादूगर ने कहा, आप क्या चाहती हैं? मलका बोली, सफ़ेद लड़की अग्नि देवता की अमानत है। मैं नहीं चाहती कि बादशाह पर कोई अजाब नाजिल हो या इस जजीरे पर क़यामत टूट पड़े, इसलिए क्या तुम ऐसा जादू नहीं कर सकते कि बादशाह की नीयत बदल जाए? जादूगर बोला, कोशिश करके देखूंगा, वैसे बादशाह के दिमाग पर असर डालना बड़ी मुश्किल बात है। मलका ने कहा, बहरहाल तुम कोशिश करो, और हाँ, ये बात सिवाय तुम्हारे और किसी को मालूम ना हो। जादूगर बोला, हरगिज़ नहीं मलका साहिबा, आपका राज मेरे सीने में अमानत बनकर रहेगा। मलका बोली, अब तुम जा सकते हो। जादूगर सर झुकाकर जाने लगा तो नाक सुखेड़ कर बोला, किसी गैबी औरत की बू अभी तक आ रही है। मारिया को उस कमीने काले बछंग जादू पर बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जब वो झोंपड़ी से बाहर निकला तो मारिया भी उसके पीछे आ गई। बाहर जाते ही मारिया ने ज़मीन पर से एक बांस का टुकड़ा उठाया और जादूगर के सर पर दे मारा। बांस खोखला था, चोट ज़्यादा नहीं लगी, मगर जादूगर ने गुस्से से फुंकारते हुए पीछे देखा। कौन है? किसने मारा है ये बांस? वहाँ कोई भी नहीं था। मारिया हंस पड़ी। जादूगर का रंग और काला हो गया। तुम कौन हो? मारिया ने कोई जवाब न दिया और फिर चुपके से जंगल की तरफ रवाना हो गई। उड़न तश्ती में जाकर उसने अंबर और नाग को सारी कहानी सुना डाली। सफ़ेद लड़की के बारे में अंबर और नाग ने ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार ना किया। बहरहाल मारिया ने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि वो उस सफ़ेद लड़की का सुराग लगाकर रहेगी और उसे अग्नि देवता से ज़रूर बचाएगी। आधी रात को अचानक जजीरे की ज़मीन हिलने लगी। भूचाल आ गया था। फिर आतिशफशां पहाड़ में एक धमाका हुआ और सुर्ख लावा उछलकर बाहर गिर पड़ा। जजीरे के सारे वैशी खौफ से कांपने लगे। वो सजदे में गिर पड़े और अग्नि देवता की तारीफ में भजन गाने लगे। अंबर और मारिया और नाग भी जाग पड़े। भूचाल के झटके बंद हो गए थे। अंबर और नाग फिर सो गए। मारिया जागती रही और सफ़ेद लड़की के बारे में सोचती रही। उसे मालूम था कि अब उसे ज़रूर अग्नि देवता पर कुर्बान कर दिया जाएगा, क्योंकि पुजारी ऐलान कर देगा कि देवता की अमानत में खयानत की वजह से अग्नि देवता का गज़ब जजीरे पर नाजिल होने वाला है। उसी वक्त बादशाह और पुजारी झोंपड़ी महल से बाहर आकर सजदे में गिर पड़े थे। जलजले के झटके रुक गए थे, मगर आतिशफशां पहाड़ की जानिब से हल्की हल्की गिड़गड़ाहट की आवाज़ किसी वक्त सुनाई दे जाती थी। पुजारी ने ऐलान किया, अग्नि देवता गुस्से में है, उसकी कुर्बानी दी जाए। बादशाह ने उसी वक्त हाथ बांधकर कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अग्नि देवता से। ऐ अग्नि देवता, तुम्हारी उमानत तुम्हारे पास हाजिर कर दी जाएगी। ढोल की थाप पर पुजारी ने ऐलान किया, कल शाम को चांद निकलते ही सफ़ेद लड़की अग्नि देवता पर कुर्बान कर दी जाएगी। उसे आतिशफशां पहाड़ की चोटी से खोलते लावे में गिरा दिया जाएगा। मारिया को सुबह उसकी खबर मिली कि सफ़ेद लड़की को शाम के वक्त आतिशफशां पहाड़ में गिराया जा रहा है। अब वो बड़ी बेताबी से सफ़ेद लड़की की तलाश में थी, क्योंकि वक्त बहुत कम था। उस रोज़ आसमान पर आतिशफशां पहाड़ के दहाने से निकलने वाले स्याह धुएं से आसमान पर अंधेरा छा गया था और सूरज छुप गया था। जजीरे पर गहरी धुंध सी छाई हुई थी और अंतस्तरी की कंप्यूटर मशीन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। अंबर और नाग उसकी मुरम्मत कर रहे थे। मारिया सैर के लिए कहकर वहाँ से निकल आई और सीधी वैश्यों की बस्ती में आ गई। यहाँ कुर्बानी की तैयारियाँ हो रही थीं। वैशी औरतें भजन गाती, फूलों के हार तैयार कर रही थीं। एक तख्ता बनाया जा रहा था
जिस पर बिठाकर सफ़ेद लड़की को आतिफशां पहाड़ के किनारे तक ले जाना था। वो जल्द से जल्द सफ़ेद लड़की को तलाश करके उसे बचाना चाहती थी। उसने देखा कि दो औरतें फूलों के हार टोकरी में डालकर एक तरफ जा रही थीं। मारिया को ख्याल आया कि शायद ये औरतें सफ़ेद लड़की के पास जा रही हैं। वो उन दोनों के पीछे चल पड़ी। दोनों औरतें जंगल में एक जगह पहुंचकर रुक गईं। सामने पहाड़ के दामन में एक झोंपड़ी बनी हुई थी। बाहर दो हट्टे कट्टे वैशी नीजे और 3 कमान लिए पहरा दे रहे थे। मारिया समझ गई कि इसी जगह सफ़ेद लड़की कैद है। दोनों औरतें झोंपड़ी में चली गईं। मारिया भी उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि एक सफ़ेद नाजुक सी लड़की, जिसके सर के बाल सुर्ख हैं, जंजीर के साथ बंधी हुई है और एक बोरिए पर सर झुकाए बैठी है। औरतों को देखकर उसने चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा उदास था, बेहद उतरा हुआ था। आंखों से आंसू टपक टपक कर गालों पर खुश्क निशान पड़ गए थे। औरतों ने भजन गाने शुरू कर दिए। फिर सफ़ेद लड़की को फूलों के हार पहनाए और अपनी ज़ुबान में कहा, अग्नि देवता कुर्बानी मुबारक हो, और फिर बाहर निकल गईं। वैशी पहरेदारों ने बांस का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मारिया और सफ़ेद लड़की झोंपड़ी में अकेली रह गईं। औरतें सफ़ेद लड़की के पास एक टोकरी में कुछ फूल रख गई थीं, जिसकी तरफ लड़की ने आंख उठाकर भी देखा नहीं था। मारिया गौर से लड़की को देख रही थी। वो यूरोप के किसी मुल्क की लग रही थी। उसका लिबास अगरचे पुराना और मैला हो गया था, मगर मालूम हो रहा था कि वो किसी अच्छे घराने की लड़की है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। उस लड़की को आतिफशां पहाड़ में फेंकने की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थीं। बाहर मैदान में एक मंडप तैयार किया जा रहा था, जिसमें फूलों से सजा हुआ तख्त रखा था। उस तख्त पर सफ़ेद लड़की को बिठाकर आतिफशां पहाड़ के किनारे पर ले जाना था और फिर उसे तख्त समेत खोलते हुए लावे से कुएं में फेंक देना था। उसके ख्याल से मारिया का दिल लरज़ कर रह गया। वो जल्दी से जल्दी उस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहती थी। पहाड़ से धुआं बराबर उठ रहा था। किसी वक्त गरज सुनाई दे जाती और वैशी ऊंची ऊंची आवाज़ में भजन गाने लगते। जजीरे पर धुआं फैल गया था, जिसकी वजह से दिन की रोशनी कम हो गई थी। मारिया ने सोचा कि सबसे पहले बाहर पहरा देने वालों से निपटना चाहिए, ताकि फरार का रास्ता साफ हो जाए। बस मारिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था और कुंडी लगी थी। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ पर बाहर पहरा देने वाले वैशी और सफ़ेद लड़की ने चौंक कर देखा। सफ़ेद लड़की को मारिया नज़र न आई। पहरेदार समझे कि शायद सफ़ेद लड़की कोई चीज़ मांग रही है। अग्नि देवता की भेंट होने की वजह से उन्हें हुक्म था कि सफ़ेद लड़की जो खाने को मांगे उसे दे दिया जाए। एक पहरेदार ने कुंडी खोलकर अंदर झांका। क्या बात है? ये अल्फाज उसने अपनी जंगली ज़ुबान में कहे थे, जिन्हें सफ़ेद लड़की बिल्कुल ना समझी। वो पहरेदार को फटी फटी नज़रों से देख रही थी। उसे अपना अलमनाक अंजाम साफ नज़र आ रहा था। पहरेदार ने देखा कि लड़की कुछ नहीं कह रही। उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दौरान में मारिया झोंपड़ी से बाहर निकल चुकी थी। बाहर जाते ही मारिया ने एक पहरेदार के कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, मैं अग्नि देवता की बीवी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। किसी गैबी औरत की आवाज़ सुनकर पहरेदार खौफ से सफ़ेद पड़ गया। दूसरे वैशी ने भी यह आवाज़ सुन ली थी। वो भी थर थर काँपने लगा। मारिया ने 3 निशाने पर लगता देखकर अपनी उसी आवाज़ में और उन लोगों की जंगली ज़ुबान में कहा, भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दोनों पहरेदार सर पर पाँव रखकर भाग गए। दोस्तों, उम्मीद है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 92 का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम कहानियों की प्ले लिस्ट के लिंक मौजूद हैं, वहाँ से बाकी तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।